कलचुरियों की सबसे प्राचीन ज्ञात शाखा माहिष्मती से राज्य करती थी। यद्यपि इस शाखा के ताम्रपत्र उज्जैनी, विदिशा, आनंदपुर आदि स्थानों से जारी किए गए हैं, जो शिविरों के कटक, कंधावार, वासक रूप में उल्लिखित हैं। तथापि साहित्यिक प्रमाणों से यह भली भांति पुष्ट होता है कि कलचुरियों की आद्य शाखा माहिष्मती से ही संबद्ध थी। दंडी कवि के दशकुमार चरित के अंतिम उच्छ्वास विश्रुतचरित में विदर्भ राज्य के नष्ट हो जाने पर विधवा रानी तथा राजकुमार द्वारा अपने ही कुटुंब के माहिष्मती के राजा की शरण लेने का उल्लेख प्राप्त होता है। महाकवि राजशेखर ने तो अपनी कृति बाल रामायण में माहिष्मती का वर्णन स्पष्ट रूप से कलचुरिकुल राजधानी के रूप में किया है। इसी प्रकार कवि मुरारी ने भी अपने अनर्धराघव में इस कथन की पुष्टि की है। परवर्ती काल के दक्षिण कर्नाटक के कलचुरियों द्वारा धारित माहिष्मती पूर्वरेश्वर विरुद्ध से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कलचुरियों की आद्य शाखा माहिष्मती में ही राज्यारूढ़ थी। माहिष्मती की पहचान। माहिष्मती की स्थिति नर्मदा तट पर थी। यह पूर्वोल्लिखित साहित्यिक प्रमाणों से स्पष्ट है, किंतु किस वर्तमान स्थान से इसकी पहचान की जाए, यह एक विवाद का विषय है। विद्वानों ने ओंकार मांधाता, महेश्वर तथा मंडला से माहिष्मती की पहचान की है, किंतु अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है जो इनमें से किसी स्थान के माहिष्मती होने का निश्चित प्रमाण उपस्थित कर सकता हो। इन तीनों स्थानों को मध्य अथवा उत्तर मध्य काल में माहिष्मती कहा जाना और नर्मदा तट पर इनकी स्थिति, इन दो प्रमुख आधारों पर इनका समीकरण स्थापित किया जाता है, जो विशेष महत्व नहीं रखता। महेश्वर उत्खनन तथा सर्वेक्षण से कुछ तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में महिस्ती लेख और कुछ चिन्ह अंकित हैं। इनके आधार पर विद्वानों ने महेश्वर को माहिष्मती से अभिन्न माना, किंतु ये सिक्के उज्जैन में शिप्रा नदी के पात्र से तथा मालवा के ही कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त होकर इंदौर के सराफा बाजार में भी उपलब्ध हुए हैं। अतः इनका निश्चित रूप से महेश्वर से ही संबद्ध होना संदिग्ध है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ओंकार मांधाता महेश्वर से कुछ पूर्व में स्थित है और जल प्रवाह के साथ इन सिक्कों के मांधाता से महेश्वर की ओर बह जाने की संभावना अस्वीकारी नहीं जा सकती। माहिष्मती और महेश्वरपुर के अलग अलग स्थान नामों के रूप में उल्लेख भी इस तथ्य के परिचायक हैं कि माहिष्मती को ओंकार मांधाता से और महेश्वर को महेश्वरपुर से समीकृत किया जाए। मंडला और माहिष्मती के एक होने की संभावना अत्यंत क्षीण है। आरंभिक राजा। माहिष्मती से जारी सबसे प्राचीन दानपत्र महाराज सुबंधु के थे। ये बड़वानी जिले में तथा बादगुफा 2 से प्राप्त हुए थे। पहला ताम्रपत्र संवत 167 में दिया गया था, जबकि दूसरे के खंडित होने के कारण उसके जारी करने का वर्ष और तिथि अनुपलब्ध है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि महाराज सुबुंधु तथा शक श्रीधर वर्मा, जिसके अभिलेख सांची के समीपस्थ कानाखेड़ा तथा एरण जिला सागर से प्राप्त हुए हैं, दोनों माहिष्मती के राजा थे। किंतु यह एक तथ्य है कि शक श्रीधर वर्मा को माहिष्मती से जोड़ने का कोई भी सूत्र अभी तक अज्ञात है। दूसरी ओर महाराज सुबंधु के ताम्रपत्र अपनी लिपि, शब्द प्रयोग तथा राजा द्वारा हाशिए में अपने हस्ताक्षर करने की पद्धति के आधार पर खानदेश के तथाकथित दानपत्रों से काफी समानता दर्शाती हैं, पर इनमें आपस में क्या संबंध थे, यह कहना कठिन है। गुजरात के भड़ौच जिले के सुनौकला ग्राम से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो संवत 292 में भरूकच्छ से महासामंत महाराज संगम सिंह द्वारा जारी किया गया था। इसकी त्रैकूटक दानपत्रों से समानता संकेत देती है कि संगम सिंह त्रैकूटकों का मांडलिक महासामंत था, जिसने कालांतर में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर महाराज के रूप में स्थापित कर लिया होगा। कलचुरी बुद्धराज के दानपत्रों से भी इस ताम्रपत्र की समानताएं महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाराज सुबुंधु के काल में माहिष्मती सर्वप्रथम राजधानी के रूप में कलचुरी संवत 167 ही के आसपास स्थापित हुई। तत्पश्चात
6वीं शताब्दी के मध्य में त्रैकूटों के मांडलिक महासामंत संगम सिंह ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर संभवतः एक नए वंश का आरंभ किया। यह वंश बहुत संभव है आद्य कलचुरी वंश था, जिसका नामकरण कलच्छल नामक स्थान के आधार पर किया गया होगा। यह स्थान छोटा उदयपुर के पश्चिम में लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करली नामक गांव के समीप बसा है। यहाँ से एक अपूर्ण ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जिसे परमभट्टारक के पादानुध्यात ईश्वररा दा ने प्रकाशा धुले जिले की शहादे तहसील में ताप्ती नदी के तट पर स्थित से जारी किया था। संगम सिंह के आद्य कलचुरी वंश के संस्थापक होने का प्रमाण यद्यपि उपलब्ध नहीं है, तथापि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ज्ञात ताम्रपत्रों से समानता इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। वंश नाम के उल्लेख का न पाया जाना इस बात का द्योतक है कि यह नाम इसी काल में नया अस्तित्व में आया, अतः अनिवार्यतः उल्लिखित नहीं मिलता। इस संदर्भ में शंकरगढ़ का संखेड़ा ताम्रपत्र उल्लेखनीय है, इसमें भी वंश नाम नहीं मिलता, जबकि इसी राजा के आभोण संवत 347 तथा इसके उत्तराधिकारी बुद्धराज के ताम्रपत्रों में वंश नाम अनिवार्य रूप से अंकित मिलता है। इसी भांति कृष्णराज के सिक्कों पर भी वंश नाम की अनुपस्थिति उल्लेखनीय है, क्योंकि कृष्णराज को ही इस आद्य कलचुरी शाखा का पहला राजा माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कलचुरी नाम का आरंभ इस काल में हो तो जरूर गया था, किंतु इसका बहुप्रयोग नहीं हुआ। कलचुरी नाम के अनेक पाठ यथा कलचुरी, करछुली, कटकछुरी, कलतसुरी भी किसी एक नाम की सर्वमान्यता के अभाव को इंगित करते हैं। इसके साथ ही सुबंधु, संगम सिंह तथा प्रथम ज्ञात कलचुरी राजा कृष्णराज में क्या संबंध थे, कहना कठिन है। संभव है सुबंधु और संगम सिंह में कुछ दूर के संबंध रहे हों और संगम सिंह, जो पहले महासामंत थे, कुछ काल के पश्चात महाराज के रूप में स्थापित हो गए। मिराशी ने संगम सिंह को कलचुरी मांडलिक माना है, किंतु कलचुरियों के इस काल के अभिलेख प्राप्त न होने से इस मान्यता को निस्संदेह रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम ज्ञात कलचुरी नरेश कृष्णराज द्वारा स्वयं जारी किया गया कोई ताम्रपत्र या शिलालेख तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु उनके उत्तराधिकारियों के ताम्रपत्रों तथा सिक्कों से उनके संबंध में अत्यल्प किंतु महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मिराशी एवं कुछ अन्य विद्वानों का अनुमान है कि कृष्णराज को अपने पिता से, जिनका नाम अज्ञात है, उत्तराधिकार में यह राज्य प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत मुख्यतः मध्य भारत का अधिकांश भाग सम्मिलित था। बाद में कृष्णराज ने मालवा, गुजरात, कोंकण तथा विदर्भ सहित महाराष्ट्र क्षेत्र के विस्तृत भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस अनुमान का प्रमुख आधार कृष्णराज के वे चांदी के सिक्के हैं, जो इन प्रदेशों से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त कृष्णराज के तांबे और सीसे के सिक्के भी मिले हैं, जिनसे तत्कालीन इतिहास के अनेक रोचक पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। ये सिक्के प्रमुखतः बंबई के समीप स्थित धारापुरी एलिफेंटा से मिले हैं, अतः इनसे इन गुफाओं के निर्माण काल को निश्चित करने में भी सहायता मिली है। कृष्णराज को उनके उत्तराधिकारियों के लेखों में जन्म से ही पशुपति का भक्त, कुल समृद्धि और कीर्ति का विस्तारक, सब दोषों से मुक्त, राज्य के सभी अंगों सप्तांगों जिनमें राजा, अमात्य, मित्र, कोष, भूमि, अरण्य तथा सेना का समावेश होता है, का स्वामी, सही मार्ग से राजसी शक्तियों, इनमें प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति तथा मंत्र शक्ति की गणना होती है, का प्राप्तकर्ता और सफल व्यक्ति कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कृष्णराज ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी और निरापद शासन किया। एक अन्य उल्लेख से ज्ञात होता है कि कृष्णराज ने कुछ मांडलिक राजाओं का नेतृत्व कर एक विजय यात्रा आयोजित करके कई प्रदेश जीत लिए थे। उसने शस्त्र संचालन केवल आपदाग्रस्तों के संरक्षण, युद्ध केवल उदंड शत्रुओं के दमन और अध्ययन तथा धनार्जन क्रमशः विनय और धर्मदाय तथा पुण्य संचय एवं पूर्ण निर्वाण प्राप्ति हेतु किया था। कृष्णराज के राज्यकाल की अवधि के विषय में मिराशी का अनुमान है कि उन्होंने ईस्वी 550 से 575 तक शासन किया था। संगम सिंह को, जिनका कलचुरी संवत 192 से 541 का सुनौखला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था,
उन्होंने कृष्णराज का मांडलिक माना है। इस आधार पर कृष्णराज के शासन काल का आरंभ 1 दशक पूर्व माना जाना चाहिए। कृष्णराज के चांदी के सिक्के अर्घद्रह्ममान के तथा त्रैकूटों के सिक्कों के अनुकरण पर बने हैं। इनका मूल हिंदू यूनानी द्रख्मा परंपरा में है। इनके एक ओर राजा का शीर्ष तथा दूसरी ओर वर्तुलाकार लेख तत्कालीन 29 ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। मध्य में बाईं ओर को मुंह किए बैठा हुआ नंदी उत्कीर्ण है। वर्तुलाकार लेख पर माहेश्वर माता पितृपादानुध्यात श्री कृष्ण राजय का कुछ विकृत वास्तविक मात्रारहित रूप प्रस्तुत करता है। ये सिक्के कृष्णराज के काल में ही नहीं अपितु परवर्ती काल में भी दीर्घ समय तक चलन में रहे। नासिक के समीपस्थ अंजनेरी से प्राप्त भोग शक्ति के संवत 461-709 11 ईस्वी के ताम्रपत्र प्रथम संच में इन सिक्कों को कृष्णराज रूपक नाम से उल्लिखित किया गया है। स्पष्ट है कि कृष्णराज के उत्तराधिकारी राजाओं ने कृष्णराज के सिक्कों की ढलाई उनके बाद भी जारी रखी और स्वयं के नाम के चांदी के सिक्के नहीं ढाले। कृष्णराज रूपक बहुत बड़ी संख्या में और विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इस विशाल क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, मालवा, नासिक, सातारा, मुंबई, जबलपुर, बैतूल, विदिशा, अमरावती, पवनार, एलोरा आदि स्थान आते हैं। किंतु उपरोक्त क्षेत्रों में इन सिक्कों के प्राप्त होने मात्र के आधार पर यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि कृष्णराज इस विस्तृत क्षेत्र में से अधिकांश भूभाग का स्वामी था। कृष्णराज के तांबे के सिक्के विदर्भ तथा धारापुरी, एलिफेंटा की गुफाओं के समीपस्थ बंदरगाह से प्राप्त हुए हैं। इनके एक और एक ज्यामितीय आकार की वस्तु और लेख श्री कृष्णराज तथा दूसरी ओर एक आसनस्थ नंदी का अंकन है। कुछ सीसे के सिक्के भी एलिफेंटा से प्राप्त हुए हैं, जो तांबे के सिक्कों के ही समान हैं। ये सिक्के नित्य प्रतीकी आवश्यक वस्तुओं के विनिमय के लिए थे और एलिफेंटा गुफाओं के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने के उद्देश्य से ढाले गए प्रतीत होते हैं। इस दृष्टि से इन सिक्कों का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि एलिफेंटा गुफाओं के कृतत्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। गुफाओं में कुछ स्थानों पर पाशुपत संप्रदाय के आराध्य शिव के लकुलिश स्वरूप की मूर्ति की उपस्थिति और कृष्णराज की पशुपति के प्रति अनन्य भक्ति के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण इन्हीं आद्य कलचुरी नरेशों द्वारा कराया गया है। कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया है, किंतु इन खुदरा चलन के सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर अब निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि इन गुफाओं का निर्माण कृष्णराज द्वारा ही करवाया गया था। कृष्णराज के पश्चात उनका पुत्र शंकरगण राजा बना। इनके काल के कुछ ताम्रपत्र और सिक्के प्राप्त हुए हैं। आर्यमंजुश्री मूलकल्प ग्रंथ में उल्लिखित गणशंकर नामक शक्तिशाली राजा की पहचान काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा इसी शंकरगण से की गई है, जो उपयुक्त प्रतीत होती है। शंकरगण के ताम्रपत्रों में उसे पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मध्य के संपूर्ण भूभाग तथा कुछ अन्य स्थानों का स्वामी कहा गया है। उसके अप्रतिहत रथचक्र का भ्रमण, चारों समुद्रों के जल का आस्वाद करने वाली उसकी कीर्ति, कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य उसका पराक्रम, अपने बाहुबल से शक्तिशाली नरेशों के राजकोषों पर अधिकार कर लेने वाले तथा पड़ोसी नरेशों का दमन कर उन्हें अपने अधीन करने वाले महाराज जैसे स्तुति पर उल्लेख उसके अभिलेखों में अंकित हैं। उसने विपन्नों, दृष्टिहीनों तथा पीड़ितों को पर्याप्त धन भी दान में दिया था। शंकरगण के सभी ताम्रपत्र विभिन्न विजयस्कंधावारों से जारी किए गए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि उसके राज्यकाल का एक बड़ा भाग अपने साम्राज्य की जड़ों को सुदृढ़ करने तथा उसके विस्तार में बीता। कलचुरी साम्राज्य की स्थापना में शंकरगण का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके शासनकाल में मध्य गुजरात के निर्गुणपद्रक विजयतक से उसके द्वारा जारी किए गए संखेड़ा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि कई युद्धों में विजयी होकर उसने बहुत यश अर्जित किया था। प्रस्तुत दानपत्र की प्राप्ति तथा उसमें वर्णित तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि गुजरात प्रदेश के एक बड़े भाग पर शंकरगण का अधिकार हो गया था। इसका राज्यकाल 600 ईस्वी तक माना जाता है। शंकरगण के पश्चात उसका पुत्र बुद्धराज राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। बुद्धराज को बादामी के चालुक्य राज मंगलेश के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस पराजय का उल्लेख कई चालुक्य अभिलेखों में मिलता है।
मंगलेश के महाकूट शिलालेख में कहा गया है कि उत्तर भारत के विजय अभियान के दौरान उसने बुद्ध को पराजित किया और प्रचुर धन संपदा प्राप्त की। चालुक्य मंगलेश के नेरूर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसके द्वारा विजित राजा बुद्धराज शंकरगण का पुत्र था। इस पराजय के साथ साथ बुद्धराज को अत्यंत अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। रेवती द्वीप पूर्वी समुद्र तट पर स्थित आधुनिक रेडी के चालुक्य मांडलिक स्वामिराज को बुद्धराज द्वारा विद्रोह कर देने के लिए उकसाने में सफलता तो मिली, किंतु मंगलेश ने उसे भी पराजित कर मौत के घाट उतार दिया। इस विद्रोह से बुद्धराज ने मंगलेश का ध्यान अपनी ओर से हटाकर कोंकण की ओर बंटाने में कुछ सफलता अवश्य पाई। मंगलेश भी अपने भतीजे द्वितीय पुलकेशी के कारण आंतरिक समस्याओं से जूझने में व्यस्त हो गया और उसने उत्तर भारत विजय का विचार त्याग दिया। मंगलेश के हाथों ईस्वी 601 के लगभग हुई इस हार के पश्चात बुद्धराज ने पुनः अपने पाप जमाने के प्रयास आरंभ कर दिए। उसके कलचुरी संवत 360 से 610 ई के बड़नेर तथा संवत 361 के सरस्वनी ताम्रपत्रों के निर्गम स्थान क्रमशः विदिशा तथा आनंदपुर के शिविर हैं। 24 इससे स्पष्ट है कि मालवा और गुजरात में अपनी साख पुनः स्थापित करने के लिए बुद्धराज ने अपना विजय अभियान आरंभ कर दिया था। कुछ विद्वान बुद्धराज की पहचान चीनी यात्री हवेनत्सांग द्वारा उल्लिखित मालवा के शासक शीलादित्य के हाथों पराजित राजा के रूप में करते हैं, जो इसी काल के आसपास राज्य कर रहे थे। हर्षचरित में उल्लिखित मालवा के राजा से भी बुद्धराज की पहचान होने की बात सुझाई गई है, परंतु ये सभी अभिज्ञान मात्र अनुमान है और बिना किसी ठोस आधार के इस विषय में कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। बुद्धराज के पश्चात यह आद्य कलचुरी शाखा प्रायः समाप्त हो गई। चालुक्य विनयादित्य के शक संवत 609 से 687 के ताम्रपत्र से है को हराने और मांडलिक बनाने में सफलता की चर्चा पाई जाती है।